जी। आज हम स्टार्ट करते हैं ना जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है जी सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन केमिस्ट्री क्या है इसको हम देखते हैं। हर पेपर जो होगा उसमें लाजमन सी बात है कि सॉल्यूशन में से एक दो एमसीक्यूज लाजमी पूछते हैं। मुमकिन नहीं है कि सॉल्यूशन में से ना पूछें। तो इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस आप यहाँ से लगा सकते हैं अंदाजा इसका। सॉल्यूशन क्या होता है हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे जी। सॉल्यूशन बेसिकली एक होमोजीनियस मिक्सचर है। यानी होमोजीनियस होगा तभी सॉल्यूशन होगा। आपको पता है ना मिक्सचर की दो इकसाम है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का वही सॉल्यूशन होगा। ठीक है जी। और जब ये होमोजीनियस मिक्सचर बनता है इसमें जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होती हैं, सब्सटेंसेस जो इन्वॉल्व होती हैं, लेट ए एंड बी मेक्स अ सॉल्यूशन सी। अब ये टोटली जो ए है और जो बी है ये अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देती हैं। यानी इनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, शिनाख्त जो होती है इनकी। ठीक है। और इन्हें ज्यादातर मेथड जो होते हैं जैसा कि फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता। आपको मैं मिसाल देता हूँ। NaCl इन वाटर, इन वाटर, दिस इज अ सोल्यूशन एक्चुअली। अब ये सोल्यूशन होता है। आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए NaCl को अलग नहीं कर सकते पानी में से, क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर हो गया है। ठीक हो गया जी। तो ये सॉल्यूशन का बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब बाइनरी सॉल्यूशन कौन सा होता है? देखिए जो सॉल्यूशन यूजली यूजली हम यूज कर रहे होते हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन होता है। अब बाइनरी क्या होता है कि इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, हैविंग टू कंपोनेंट। एक आपके पास होता है सोल्यूट और दूसरा आपके पास होता है सॉल्वेंट। ये दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। अब सोल्यूट आपको पता है जो क्वांटिटी में कम हो, लेस इन क्वांटिटी, और जो क्वांटिटी में ज्यादा हो वो आपके पास लार्ज इन क्वांटिटी, वो सॉल्वेंट। अब मैं एक आपको एक ना बड़ी अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, नोट कीजिएगा उसको। कि सॉल्वेंट की जो डेफिनेशन है आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। वो कैसे? कि आपने कंपोनेंट लिए ए प्लस बी, ये कंपोनेंट ले लिए आपने। अब इनको मिलाया आपने, ये दोनों के दोनों लेट्स सपोज लिक्विड फॉर्म में थे। या मैं कहता हूं कि ए लिक्विड था और बी था सॉलिड, और जो फॉर्म निकल कर आती है वो सॉलिड आती है। यानी आफ्टर मिक्सिंग ए और बी जो फॉर्म आपको मिल रही है वो सॉलिड। तो जो लास्ट में जो सॉल्यूशन ने फॉर्म अडॉप्ट की वही आपका सॉल्वेंट होगा, याद रख लें। वो क्या होगा? वो आपका सॉल्वेंट लिया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि सॉल्वेंट वो चीज होती है जिसकी सॉल्यूशन फॉर्म टेक कर लेता है। एग्जाम्पल आसान लफ्जों में बता देता हूँ। NaCl इज अ सॉलिड, सॉलिड होता है। वाटर इज अ लिक्विड। अब आप देखिएगा कि इन दोनों को मिलाया आपने, ये तो सॉलिड था, ये लिक्विड था, इन दोनों की मिक्सिंग करवाई है जब आपने, तो फॉर्म कौन सी मिलती है? लिक्विड फॉर्म। तो इट मीन जो लिक्विड वाला कंपोनेंट है वो आपका सॉल्वेंट होगा। यानी आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूशन जो फॉर्म अडॉप्ट कर लेता है। अब इससे ना आपको बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। मैं आपको बता सकता हूँ। आपको अब रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है सॉल्यूशंस को। कैसे? आप बटर की बात करें। अब बेटा बहुत आसान, आपको मैंने एक ट्रिक बता दी है। देखें बटर में क्या होता है, लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है। तो बटर की फॉर्म कौन सी होती है? आपको पता है, सॉलिड। तो यहां से आपको सॉल्वेंट का पता चल जाएगा।
ये कौन सी टाइप है। ठीक है जी, तो ये बात मद्देनजर रख लें। इसके बाद हम बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स की। कंसंट्रेशन टर्म्स की हम बात करते हैं। हमारे पास दो तरह की कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। एक होती है वॉल्यूम रिलेटेड, और दूसरी होती है हमारे पास मास रिलेटेड। देखें, वॉल्यूम रिलेटेड जो होती हैं इसमें परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ जाता है, वेट बाय वॉल्यूम आ जाता है, इसमें मोलेटी आ जाती है, और इसमें नॉर्मेलिटी आ जाती है। इनको सेपरेट लिखने के लिए भी एक वजह है क्यों मैंने इनको सेपरेट किया। इसके बाद जो मास की बात हम करते तो इसमें परसेंटेज वेट बाय वेट आ जाएगी, फिर इसमें मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। मोल फ्रैक्शन क्या है ये आगे हम देखेंगे। इसमें आपके पास मोलैलिटी आ जाएगी, मोलैलिटी नहीं मोलैलिटी। और इसमें आपके पास पीपीएम, पीपीबी, पीपीटी, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। अब इनको सेपरेट करने का एक मकसद है। इनमें से कुछ जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कुछ इंडिपेंडेंट है। जो वॉल्यूम वाली है, आपको पता है वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, वॉल्यूम चेंज कर जाता है टेम्परेचर चेंज होने के साथ। ठीक है जी। और जो मास वाली है, मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, मास कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता। तो ये जो है टर्मिनोलॉजीज, या इधर जो मेरे राइट साइड पे लिखी हुई हैं मास वाली, ये सारी की सारी इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के। तो अब आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी टर्म डिपेंड करती है और कौन सी नहीं। तो ये जो होती है ये डिपेंडेंट है, ये अब आपने याद रख लेना है, डिपेंडेंट। ठीक है जी, क्योंकि वॉल्यूम इनके बटे में आ जाता है। वॉल्यूम आपको पता है टेम्परेचर से लिंक्ड होता है। इसके बाद हम वन बाय वन करके इनको डिस्कस करते हैं। पहली है हमारे पास वेट बाय वेट परसेंटेज। अच्छा, नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो सब्सटेंस है दोनों, उनका वेट लिया जाएगा, वॉल्यूम नहीं। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। इसकी मिसाल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल 5% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। तो इसका मतलब क्या है। देखिए, इसका मतलब ये है कि 5% जो है वेट है इसका, ग्राम ले लेंगे, और वेट ही वाटर का है तो वाटर का। इसका मतलब ये है कि 5 ग्राम जो आपका सोल्यूशन है वो 100 ग्राम वाटर में प्रेजेंट है। ठीक है जी। इसको कैलकुलेट कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है वेट बाय वेट का, इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मास, नीचे आपने लिखना होता है मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का मास मल्टीप्लाइड बाई 100। 100 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ऊपर सोल्यूट का मास, नीचे सोल्यूशन का मास, और 100 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। एग्जाम्पल इसकी हम देख लेते हैं। हमारे पास है 10 ग्राम सुक्रोज इज डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर। तो इसकी वेट बाय वेट परसेंटेज फाइंड करनी है हमने। मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ कि माइक ऑन कर देते हैं जी। इसके लिए लिखवाएं मुझे वैल्यू, कोई एक बंदा जी, कैसे लिखेंगे। हाँ जी, ऊपर क्या आएगा। 10 10 आ गया, और नीचे 110 100 100 110 जी, 100। 10 plus 110 नीचे सब 90 आएगा। क्लोजर लगाएंगे। 90 आएगा। नीचे 90। जी सर। 90 कैसे आएगा बेटा, याद रख ले। जो वेट होता है ये एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। वेट इज एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव वो प्रॉपर्टीज, अभी मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ। एडिटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो एक दूसरे में ऐड हो जाए।
तो जो वेट होता है ये एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। तो अब याद रख लें, जो सोल्यूशन होता है ना, मास ऑफ सोल्यूशन कैसे निकलेगा, कोई बता सकता है मुझे जी? Mass of solute plus mass of solvent. तो नीचे कितना आ जाएगा फिर? 110. 110। समझ आ गई है जी बात की? मास जो होता है ना, एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ये ऐड हो जाती है, जबकि वॉल्यूम जो है ये एक्चुअल में एडिटिव नहीं होती। तो ये आपका, इसको आपने कैलकुलेट कर लेना है और ये आंसर आना है आपका 9.09। ठीक है जी। तो ये पहला हमारा न्यूमेरिकल था। अब दूसरे की बात हम कर लेते हैं कि 10 ग्राम, क्वेश्चन नंबर 2 है, 10 ग्राम NaCl हमें दिया है 100 ml में। अब बात को यहाँ पे समझना आपने, ml सोल्यूशन है, तो इसकी आपने वेट बाय वेट परसेंटेज निकालनी है, जबकि डेंसिटी जो है सॉल्यूशन की वो 1.2 ग्राम पर मोल है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको एक बात पता है, ये वॉल्यूम है, हमें चाहिए मास। तो मास कैसे निकाल लेंगे? बहुत आसान है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है, तो आप यहाँ से मास निकाल लें सॉल्यूशन का। तो क्या होगा जी मास? ये हो जाएगा आपके पास 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 100, दिस विल बी इक्वल टू 120 ग्राम। तो ये इसके इक्वल हो गया। ये अब मास आ गया है जी सॉल्यूशन का। अब आपके पास सॉल्यूशन का मास है और आपको सोल्यूट का मास भी गिवन है, तो आप वेट बाय वेट निकाल लेंगे। 10/120 मल्टीप्लाइड बाई 100, जो आंसर आएगा वो 8.33 होगा। ठीक हो गया जी। तो ये सेकंड न्यूमेरिकल सर था। इस क्वेश्चन में हम वेट बाय वॉल्यूम भी तो निकाल सकते हैं अगर हम कन्वर्जन ना करें तो। नहीं, आपको पूछा ही वेट बाय वेट है, तो आप किस तरह से इसको निकालेंगे? मैंने तो आपसे नहीं कहा वेट बाय वॉल्यूम निकालने जी। ये क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, समझ आ रही बात की? जो जी सर सही है। जो क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। इसके बाद सेकंड है हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब दोनों में वॉल्यूम होगा। अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ। 7% फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है HCl सोल्यूशन इन वाटर। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने ना 7 ml ले लिया HCl का और 93 आपने ले लिया वाटर, 93 ml वाटर ले लिया और ये टोटल 100 बना देना। ऐसा नहीं होता, हरगिज भी नहीं होता। वॉल्यूम इज नॉट एन एडिटिव प्रॉपर्टी, याद रख लें। एथेनॉल और वाटर को डालें ना, तो वॉल्यूम जो होता है वो इक्वल नहीं आता, यानी आपने तो उसमें फर्क आ जाता है। एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है वॉल्यूम, एक दूसरे में ऐड नहीं होते, सेम आंसर एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको आसान तरीका, जब भी लैब में आप इस तरह का सोल्यूशन बना रहे हो तो आपने क्या करना होता है, आपने सोल्यूट डाल दिया, सारा का सारा 7 ml डाल दिया। अब आपने उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना होता है, डाल रहे हैं और जो टोटल वॉल्यूम होता है उसका वो आपने अप टू मार्क, यानी जहां पे 100 का निशान लगा होता है वहां तक आपने उसको भरना होता है। टोटल सोल्यूशन का जो वॉल्यूम होना चाहिए वो 100 होना चाहिए। टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम जो होना चाहिए वो 100 होना चाहिए। ये नहीं आप कहेंगे कि सर 7 ml वो है और ये हमने 93 डाल दिया वाटर। आप इसमें वॉल्यूम जो है ना ऐड नहीं कर सकते, ये बात याद रखें। ठीक हो गया जी। ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। इसके बाद थर्ड है हमारे पास, वो है वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या है, देखिए, एक चीज वेट में होगी और दूसरी वॉल्यूम में। मतलब जो आपका सोल्यूट है वो वेट है और जो सॉल्वेंट है वो वॉल्यूम की फॉर्म में होगा। तो इसको समझ लेते कि 3% आपके पास शुगर का सोल्यूशन है इन वाटर में। तो इट मीन्स के 3 ग्राम आपकी शुगर है, क्योंकि वेट को तो आप मेजर कर सकते हैं इजीली।
3 ग्राम शुगर है। अब ये आपने नहीं करना कि 97 ml वाटर है, हरगिज भी नहीं वाटर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। आल्दो के वाटर के केस में डेंसिटी जो होती है वो 1 हो जाती है और मास और वॉल्यूम इक्वल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमने इसको ऐसा नहीं मानना, क्योंकि बाज़ औक़ात आप वाटर के अलावा भी तो सॉल्वेंट यूज कर रहे होते हैं, तो हर के केस में ये 1 के इक्वल नहीं होती डेंसिटी। ऐसा नहीं है 97, हमने क्या करना है कि 3 ग्राम ये शुगर का सोल्यूशन जो मास है वो डाल दिया, ऊपर से हम वाटर ऐड करते हैं और टोटल वॉल्यूम है चुके तो 100 ml कर देंगे उसको, अप टू मार्क 100 तक उसको हमने कर देना होता है। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं, फार्मूला सेम है जो पीछे हमने देखे हैं, इनमें कोई बस ऊपर सोल्यूट का मास है, नीचे वॉल्यूम आ जाएगा, ये डिफरेंस है। एग्जाम्पल एक हम देख लेते हैं कि एक शुगर का सोल्यूशन है 10% वेट बाय वॉल्यूम, ये शुगर का सोल्यूशन है 10% वेट बाय वॉल्यूम, इसका हमने बताना है वेट बाय वेट परसेंटेज। अगर डेंसिटी आपके पास हो 1.25 ग्राम पर ml, अब यहाँ पे ना आपको कन्वर्जन मैं सिखा रहा हूँ कि वेट बाय वॉल्यूम से आपने वेट बाय वेट पर कैसे जंप करना है। तो सिंपल है, पीछे भी हम एक एग्जांपल कर चुके हैं इसी तरह की। तो 10% का मतलब क्या है कि जी 10 ग्राम वेट है, क्योंकि वेट है 10 ग्राम वेट है, और टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100 है, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। अब डेंसिटी आपको गिवन है तो आप उससे मास निकाल लें। मास के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा 100 इंटू 1.25, तो ये आपके पास 125 ग्राम हो जाएगा। अब आपको पता है कि वेट बाय वेट का फार्मूला क्या होता है, ऊपर आ जाएगा 10, नीचे आ जाएगा 125 मल्टीप्लाइड बाई 100, दिस विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा जो कि 8% होगा। तो मुश्किल नहीं है, इसमें बहुत आसान काम है। इसके बाद एक और मिसाल ले लेते हैं हम कि एक सोल्यूशन है HNO3 का, वो 5% वेट बाय वेट है। ठीक हो गया, फाइंड करना है आपने मास ऑफ HNO3, मास ऑफ HNO3 फाइंड करना है। अब मास आपने उसका मालूम करना है, अगर वो प्रेजेंट हो इन 100 ml, अगर वो 100 ml में प्रेजेंट हो, और डेंसिटी जो हो उसकी 1.4 ग्राम पर मोल हो। तो इसको आसान कर लेते हैं, आपको HNO3 का मास चाहिए, आपको पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगी ना, वेट बाय वेट परसेंटेज आपको दी हुई, सोल्यूशन का मास आप निकाल लें, वो आसान है, मैंने बता दिया, मास ऑफ सोल्यूशन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी है जी 1.4 और वॉल्यूम है 100, तो ये 140 आ जाएगा सीधा सीधा। अब आपको ये पता है वेट बाय वेट परसेंटेज, मास ऑफ सोल्यूशन सोल्यूट एक्स ओवर मास ऑफ सोल्यूशन है मल्टीप्लाइड बाय 100। आपने ये सोल्यूट का मास निकालना है, ये वेट बाय वेट परसेंटेज आपको दी हुई 5 है, और सोल्यूशन का मास आपके पास है 140, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो ये आपके पास सोल्यूट का वेट निकल कर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशंस थी, आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, मैंने आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बाद हम फोर्थ पे मूव करते हैं जी, मोल फ्रैक्शन के ऊपर। मोल फ्रैक्शन, इसको भी आसान कर लेते हैं। देखें, सादा सी मिसाल है, आपको डेली लाइफ से देता हूँ कि दो पर्सन है ए एंड बी। अब ये दोनों शेयर अपना मोल फ्रैक्शन को पहले समझ लें कि मोल आपने दिए हैं, उनकी फ्रैक्शंस में आपने वैल्यू निकालनी, जस्ट इतना मतलब है इसका मोल फ्रैक्शन कि फ्रैक्शन कितनी है। मैं कहता हूँ कि इस बंदे ने, दोनों ने मिलके ना 100 रुपीज लगाए हैं, या 100, जितने भी आप 100 टोटल परसेंटेज उनकी 100 है, मैं ये कह रहा हूँ।
अब मैं कहता हूँ कि ए ने दिया है 25% और इसने दिया है 75%। ये तो परसेंट है। अब आपसे मैं ये पूछूं कि इसकी फ्रैक्शन में कितनी अमाउंट होगी। ये दोनों ने मिलकर दिया है ए प्लस बी, इन्होंने एक बिजनेस रन किया है। अब डेफिनेटली जो ए की फ्रैक्शन होगी वो कम होगी और जो बी होगा उसकी फ्रैक्शन ज्यादा होगी क्योंकि उसका ज्यादा शेयर है। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है बटे में वैल्यू शो करवाना। क्या होता है बटे में, कि 1/3 है या। अब आपको सिंपली पता चल जाएगा ए की कितनी है जी फ्रैक्शन, कोई बता सकता है मुझे? हाँ जी, 0.25। 0.25 समझ आ गई। और इसको हम ये कह सकते हैं कि ये 1/4 है ऐसे फ्रैक्शन में भी जी, कि इसका इसने दिया 1/4 पार्ट। तो मोल फ्रैक्शन बताती है कि जो सॉल्यूशन है आपका ए प्लस बी, दो कंपोनेंट हैं, उसमें एक कंपोनेंट कितना अपना हिस्सा दे रहा है, एक कंपोनेंट कितनी फ्रैक्शन उसमें पुट कर रहा है, उसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो मुश्किल तो नहीं है आई थिंक सो। इसका फार्मूला देख लेते हैं कि आपके पास ये कंटेनर है, इसमें ए और बी पार्ट है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होगी इनकी? तो ये होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए के मोल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। मतलब क्या है, आपने ना देखा होगा कि लेट्स सपोज आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपके एक सब्जेक्ट में मार्क्स हैं इतने 75 और दूसरे में है 80, तीसरे में है 70, फिर इसी तरह तीन सब्जेक्ट हैं लेट्स सपोज। तो डेफिनेटली आप इनकी अगर परसेंटेज निकालना चाहेंगे तो टोटल से डिवाइड करना पड़ेगा ना आपको। टोटल मार्क्स कितने हैं उससे आप डिवाइड कर देंगे। तो सिमिलर केस यहाँ पर है कि ऊपर आपने वो बताना है कि जितना ए ने हिस्सा दिया था और नीचे आपने दोनों का हिस्सा जो होगा उससे डिवाइड कर देना है, तो आपको उसके जो फ्रैक्शन है वो निकल कर आ जाएगी। यानी मोल दिए हुए हैं, आपने मोल को फ्रैक्शन में लेकर जाना है, इसका नाम है मोल फ्रैक्शन। अभी एक एग्जांपल कर लेते हैं। 40 ग्राम NaOH है जी और 54 ग्राम वाटर है आपके पास। आपने इन दोनों की मोल फ्रैक्शन निकालनी, NaOH एंड वाटर। अब ये जो एक्स नहीं होता ये काई होता है, याद रखें इसको काई बोलते हैं। काई की सिंबल होती है, ये एक्स नहीं होता। नंबर ऑफ मोल्स आपने पहले निकालने होते क्योंकि फार्मूले में हमें नंबर ऑफ मोल चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH एंड वाटर। तो मास ओवर मोलर मास आपको पता है 40/40, तो इसके 1 मोल आ जाएंगे और वाटर के आ जाएंगे 54/18, इसके 3 मोल निकल कर आ जाएंगे। अब आपको फार्मूला पता है, आपने काई निकालनी है NaOH की, तो आप ऊपर उसके मोल लिखेंगे जी 1 है और नीचे टोटल लिखेंगे 1/4। तो इसने 0.25% शेयर दिया है अपना, यानी 25% NaOH का पार्टिसिपेशन है सोल्यूशन में और 75% दूसरे का हो जाएगा। टोटल मोल फ्रैक्शन 1 रहेगी, 1 से ग्रेटर कभी भी नहीं होगी। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास मोल फ्रैक्शन थी। इसके बाद एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि आपको वेट बाय वेट परसेंटेज से मोल फ्रैक्शन किस तरह से निकाल सकते हैं। तो उसका भी एक आसान है। रीजन इसमें बेटा क्या हो सकती है, आप दोनों का सम करें तो 1 ही आता है। जब भी परसेंटेज लेते तो 100 ही होती है, 100% में से आप ले रहे होते हैं। टोटल जो आंसर होगा उनका वो तो 1 ही होगा ना।
100 ही होगा, 100 से ज्यादा परसेंटेज तो नहीं होगी। इन केस ऑफ सोल्यूशन कि टोटल पार्ट ही 100 है तो उसमें से हम डिस्कस करेंगे। ये तो अंडरस्टूड बात है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि 46% है वेट बाय वेट इथाइल अल्कोहल इन वाटर। इसकी आपने मोल फ्रैक्शन बतानी है जी। इसके मोल फ्रैक्शन आपने बताने हैं। तो अब आपको पता है कि वेट बाय वेट है तो इट मींस टोटल अगर मैं बात करूं तो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। देखें, ये है सॉल्यूशन, ये है वाटर, और यहाँ पर है आपके पास इथाइल अल्कोहल। सॉल्यूशन में है 100 ग्राम। टोटल वॉल्यूम आप देखें 46 है, यानी वेट इसका आपके पास सोल्यूट का कितना 46। और पीछे वाटर का डेफिनेटली 100 में से बात कर रहे हैं तो वाटर का 54 रह जाएगा। ये 46 और ये 54। अब आप निकाल सकते हैं इनकी मोल फ्रैक्शन, यानी वेट बाय वेट से भी आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब आपको वेट पता चल गया है, आप उनके मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये चीजें निकल कर आ जाएंगी। अच्छा जी, इसके बाद आ जाती है फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास जो सॉल्यूशंस में है, वो है पीपीएम। अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको एक असाइनमेंट दे देता हूँ। वाई हम पीपीएम, जब इतनी ज्यादा टर्म्स हैं हमारे पास, पीपीएम को यूज क्यों करते हैं, वाई। एक तो ये, और पीपीएम के डिफरेंट फार्मूले हैं। एक नहीं, 5-6 फार्मूले हैं, डिफरेंट फार्मूलाज आपने ढूंढने, डिफरेंट फार्मूलाज। ये दूसरा काम। और तीसरा काम आपने करना है कि पीपीएम से मोलेरिटी में किस तरह से कन्वर्जन होती है और मोलेरिटी से पीपीएम में किस तरह से कन्वर्जन होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर और कन्वर्जन हो, क्योंकि पीपीएम मोस्ट कॉमन यूज होता है लैब में, तो इसलिए मैं आपको ये काम दे रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए पीपीएम से मोलेरिटी देख लें, मोलेरिटी, और मोलेरिटी से पीपीएम देख लें, ये इनकी कन्वर्जन कैसे हो रही है। और पीपीएम की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कि मतलब क्या है, व्हाई वी यूज इट। फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब ये होता है कि एक यूनिट हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका यूज क्या है, इसका पर्पस क्या है, व्हाई वी आर यूजिंग इट। तो ये आपने थोड़ा सा काम है, ये आपने करना है। लो कंसंट्रेशन नहीं, इसके पीछे रीजन भी है एक, कि बाकियों के लिए मॉलिक्यूलर वेट दरकार होता है, इसके लिए वो नहीं चाहिए होता। अभी मैंने आपको थोड़ा सा पॉइंट बताया है। ये कॉन्सेप्ट मिस कॉन्सेप्ट है कि लो कंसंट्रेशन होता बेसिकली ये कम वॉल्यूम के लिए। आपकी बात वो नहीं, डिनाई नहीं होगी डेफिनेटली, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है कि बाकियों का मॉलिक्यूलर वेट गिवन हो तभी हम बना सकते हैं, लेकिन ये बगैर मॉलिक्यूलर वेट के भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं पीपीएम को। आपको पता होना चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ी रीजन है। बाकी आप पढ़ेंगे इसको तो आपको पता चल जाएगा। पीपीएम बेसिकली मिलीग्राम पर लीटर होता है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सब्सटेंस का मिलीग्राम ले ले, उसको 1 लीटर में डिसॉल्व कर दें तो वो पीपीएम हो जाएगा जी। क्वेश्चन है आपका कि 1 पीपीएम बनाना है। हाँ जी, पूछें। सर जस्ट इसकी सिग्निफिकेंस, उसके अलावा उनकी कन्वर्जन और हाँ, डिफरेंट फार्मूलाज और उसको क्यों यूज होता है, जस्ट यही, इसके बाद अलावा कुछ है इसके अंदर नहीं, असाइनमेंट में? आप यही करें तो बड़ी बात होगी। अभी तक तो आप लोगों ने कोई असाइनमेंट नहीं भेजी, 1-2 के अलावा, 1-2 स्टूडेंट हैं बस। तो ये काम करें आप। देखें, ये जो चीजें हैं ना, आपको कोई गाइड नहीं करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो बातें आपको सीखने को मिल रही हैं, आप देखिएगा, ये सेशन एंड हो जाए, आपसे फिर पूछेंगे कि आपने क्या पाया और क्या लॉस किया। मुझे नहीं लगता आप कोई कहेगा कि हमने सर लॉस किया है। तो कोशिश करें जो असाइनमेंट्स मैं देता हूँ वो लाजमी करें।
क्योंकि वो ही तो निचोड़ होती है पूरे सेशन का, वही निचोड़ है। मेरी बात नोट कर लें, बाद में आपको पछतावा होगा कि हमने सर की बात नहीं मानी, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आते हैं। जो चीज़ मैं आपको देता हूँ, करने वाली चीज़ वही होती है, बाकी तो मैं आपको करवा देता हूँ। तो नंबर ऑफ पीपीएम क्या होता है, इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ पीपीएम। पीपीएम बेसिकली पार्ट्स पर मिलियन होता है। इसका मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। आप लोग खुशकिस्मत हैं, यकीन माने। 10⁻⁶ इतना आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में नहीं कोर्स पढ़ा होगा, इतना हम आपको पढ़ा देंगे इंशाल्लाह। तो टेन सर रेज ये पीपीएम जो है सर अक्सर हमारे पास ये जो इम्प्योरिटीज होती है ना सोल्यूशन में, अभी वो आप बहुत ना कम बताएं। कंसंट्रेशन अभी में हाँ, होती है। अभी आप ना अच्छा, बताएं, ठीक है। ठीक आप है, असाइनमेंट। असाइनमेंट बनाएं, ठीक है इसकी। ठीक है सर। हाँ जी, असाइनमेंट बना के ग्रुप में शेयर करें, ताकि जो लोग काम नहीं करते उनको भी थोड़ी सी शर्म आ जाए कि वो काम करने लग जाए। ठीक है जी, मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। देखिए हमारा कुछ नहीं जाना, आपने काम अपने लिए करना है। मुझे मेरे पास तो सारी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप लोगों का फायदा है। जो काम करेगा वो, यही तो डिफरेंस होता है। अब इंटरव्यू से मैं हर बंदे से क्वेश्चन पूछता रहा हूँ कि वाई वी सिलेक्ट यू, और मोस्टली लोगों से यही क्वेश्चन पूछा कि आपको क्यों रखें, आप में क्या ऐसा डिफरेंस है। तो आप अपने अंदर क्या डिफरेंस पैदा करेंगे। बाकियों को पीपीएम की डेफिनेशन आती है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज ना हुआ तो आप में और बाकियों में क्या डिफरेंस है। यही तो बात है ना, यही तो आपको डिफरेंस क्रिएट करना है। तो नंबर ऑफ पीपीएम ये होता है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। जैसे मर्जी बनाएं, आप मुझे लिख कर दे दें और बताएं, टाइपिंग करके दे दें, असाइनमेंट हो प्रॉपर। तो ये पीपीएम है। और एक एक और फार्मूला बता देता हूँ, पीपीएम मिलीग्राम पर लीटर, किसी भी चीज का मिलीग्राम लेकर लीटर में डिसॉल्व कर दें और वो उसका 1 पीपीएम बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये फार्मूला दूसरा है, अभी तो बहुत इसके फार्मूले हैं। इसके बाद पीपीबी है, वो पार्ट्स पर बिलियन होता है, 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इतना सोल्यूशन का मास होता है, वॉल्यूम होता है, और इसमें वो बहुत कम अमाउंट में आपका ना सोल्यूट होता है, तो इसलिए हम इसको बता रहे होते हैं कि जी बहुत कम अमाउंट में ना आप ले रहे होते हैं। एक्चुअल में तो यही समझा जाता है, लेकिन इसके लिए ना जो मैंने आपको एक रीजन बताई, आप मजीद पढ़ेंगे तो आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएंगी। ये याद रखें, बहुत काम की चीज़ है, पढ़ें इसको बस। चलें आप लोग दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें, फर्दर हम इसको देखते हैं।